लोकसभा चुनाव 2019 में आज पांचवें चरण का प्रचार प्रसार थम गया। पांचवें चरण में 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में यूपी की सबसे ज्यादा 14 और बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रदेश की श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीट पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में पहले चरण में 13 सीटों पर वोट डाले गए थे। अब दूसरे चरण में 12 सीटों पर 6 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में केवल 2 ही चरणों में चुनाव होने थे। राजस्थान के चुनावी चरण में पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल से 3 मई के बीच 8 सभाएं की और 25 से 20 सीटों को कवर किया। वहीं राहुल गांधी ने 23 अप्रैल से 3 मई के बीच 9 सभाएं की और 25 में से 21 सीटों को कवर किया। राजस्थान के दोनों चरणों के चुनाव प्रचार में सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, पानी, न्याय, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे छाए रहे। प्रचार में वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने भी भरपूर दम दिखाया और रोड शो के जरिए ताकत दिखाई। वहीं स्टार प्रचारकों ने भी लोगों को लुभाने की कोशिश की। चुनाव का यह 5वां चरण निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं महासमर 2019 पर। चले 5वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है। देश की बात करें तो राजस्थान सहित 7 राज्यों की 51 सीट के लिए यह शोर थमा है।
6 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद महज 2 चरण बाकी होंगे। बात राजस्थान की कर ली जाए तो राजस्थान में 12 सीट पे मतदान 6 तारीख को होना है। और यहां की अगर बात करें तो 2014 में 12 जो कंप्लीट सीटें हैं, यूं राजस्थान की 25 सीट, उनमें से 13 सीट पर पहले फेज में और दूसरे फेज में 12 सीट पर मतदान होना है। सभी सीटों पर 2014 में भाजपा का कब्जा रहा। यह चुनौती भाजपा के सामने एक बड़ी है कि वह इस चुनौती से बाहर कैसे निकल पाती है। क्या सभी सीटों पर कब्जा जमा पाएगी, नहीं जमा पाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से मिशन 25 को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यहां 2014 से फर्क सिर्फ इतना होगा कि 2013 में वसुंधरा राजे प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सत्ता पर काबिज हुई थी और उसके 5 महीने बाद ही यह चुनाव थे, 4 से 5 महीने बाद ही। लेकिन अभी परिस्थितियां उल्टी हैं। यहां बेशक भाजपा जितना मैंडेट कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन हाल ही में 2018 नवंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा ने सत्ता खोई और कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त की है। लेकिन अब वास्तव में क्या यह असर देखने को मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल होगा। तो चलिए, और एक चीज और मैं कोट करना चाहूंगा, 12 सीट में से हाल ही जो विधानसभा चुनाव है उसमें से 3 सीट पर कांग्रेस और 9 सीट पर, माफ करेगा, 3 सीट पर भाजपा, 9 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। अगर वो परिदृश्य रहता है तो बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है यह चरण। मैं लगातार कह रहा हूं यह बात कि कांग्रेस के लिए यह हैप्पी जोन कहा जा सकता है यह चरण राजस्थान में। तो चले, मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और धर्मवीर जी चंदेल साहब हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यह चरण महत्वपूर्ण इस नाते भी कहा जाएगा कि 3 सीट ऐसी सीट हैं जो बड़े दिग्गज जिनकी साख दांव पर है। सबसे पहली सीट की बात करें, अमेठी। अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी और सामने है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बात रायबरेली की जाए, रायबरेली से सोनिया गांधी मैदान में है और लखनऊ से राजनाथ सिंह मैदान में है। और ना केवल उत्तर प्रदेश तक की सीमित रह, बात अगर राजस्थान की जाए तो यहां भी कुछ सीट ऐसी हैं जो हॉट सीट कही जा सकती हैं। केंद्र सरकार के 2 मंत्री चुनाव मैदान में हैं, अर्जुन राम मेघवाल जो तीसरी पारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये दोनों केंद्र सरकार के राज्य मंत्री हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण सीट और भी रोचक कही जा सकती है। यहां दोनों ओलंपियन आमने सामने हैं। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो के ओलंपियन है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड पर हाथ साफ किया, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी के लिए ओलंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बात अगर अलवर सीट की जाए तो अलवर सीट भी केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह हैं और उनके सामने बाबा बालकनाथ है। क्योंकि बालकनाथ को यहां कोट करना लाजमी होगा। वजह साफ है कि चांदनाथ पहले यहां से सांसद रहे, लेकिन देश भर के साधु संत वहां चुनाव प्रचार करने के लिए आए और यादव जाति से वो ताल्लुक रखते हैं। जो सर्वाधिक मतदाता यादव जाति के वहां बताए जाते हैं। और एक सीट हो रहा है हनुमान बेनीवाल, जो जाट बेल्ट में अपना एक दबदबा कायम उन्होंने इस चुनाव से किया और बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, एनडीए का हिस्सा बने। कितना दमखम दिखा पाएंगे, क्या रंग जमा पाएंगे हनुमान बेनीवाल। सीट 12 है, लेकिन मैं एक बानगी के रूप में आप लोगों को बता रहा था। मैं ओम जी के पास में जाऊंगा। ओम जी, राहुल गांधी स्मृति ईरानी आमने सामने हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही है राजनाथ सिंह के सामने। कहा तो यह जाता है कि लखनऊ में कायस्तों की जो समाज है वो बहुतात में माना जाता है, लेकिन क्या होगा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजस्थान में भी अगर बात कर ली जाए तो 12 में से ये जो कुछ सीटें मैं बता रहा हूं वे काफी हॉट सीट कही जा सकती हैं। देश की निगाह इन सीटों पे भी लगी हुई है। देखिए योगेंद्र जी, अगर वर्तमान चुनावों की समीक्षा हम लोग करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि भारतीय आजाद भारत में जो चुनाव हुए हैं उनमें जो गहमा गहमी का सिलसिला दिखा है उस सन 77 के बाद में मुझे पहली बार 2019 में वैसी गहमा गहमी नजर आ रही है। मुझे लगने लगा है कि उस वक्त तो कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था जो
बड़ा सुप्त सा था, नजर नहीं आ रहा था कि इस कदर कांग्रेस पराजित होगी कि उसका नाम लेवा नहीं रहेंगे और बिल्कुल सब कुछ खो देंगे। अभी भी एक ऐसा ही मुद्दा मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2014 में जिस तरीके से वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी हैसियत हासिल की थी, उस हैसियत में जो वादे किए थे, उन वादों को लेकर के जो सवाल किए जा रहे थे, उनसे डेविएट हुआ है सारा चुनाव। और जो संकल्प पत्र और घोषणा पत्र जारी हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ हो, चाहे वो जिसे एनडीए का कह सकते हैं आप, या कांग्रेस का जारी हुआ हो, साथ साथ में विभिन्न एक स्वरूप और देखने को मिला है कि इस बार उस तरीके की यूनिटी नहीं है केंद्र सरकार के विपरीत खिलाफ जिस तरीके से सन 77 में थी। हर राज्य के अंदर राज्यों की पार्टी अपना प्रभाव दिखा रही हैं, लेकिन एक सूत्र मिलता है वो कि उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से है। अब उनके साथ में कैसे समन्वय बैठेगा, कैसे गठबंधन बैठेगा, महागठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, या ये जो अलग अलग होकर लड़ने के उनके नतीजे क्या होंगे, ये सारे सिलसिले तो हैं। लेकिन ये तय है कि वर्तमान केंद्र सरकार को निशाने पे लिया हुआ है लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो प्रतिपक्ष में केंद्र सरकार के विरोध कर रही हैं, चाहे बंगाल में ममता हो, चाहे बिहार में लालू जी के पुत्र तेजस्वी हो, या फिर यूपी में मायावती और अखिलेश हो, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़े स्पष्ट रूप से सामने है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट रूप से सामने है, साउथ में भी इसी तरीके का सारा दृश्य है कि डीएमके कहीं है तो उस तरीके से। तो मुझे लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक तरफा चुनाव लड़ रही है और वो भी सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ रही है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, या दूसरी बार कहिएगा। भारतीय जनता पार्टी गौण हो गई है और एक चेहरा प्रमुख हो गया है, वह है नरेंद्र मोदी का। तो लोग विजय भी मानेंगे तो नरेंद्र मोदी की मानेंगे और पराजय भी मानेंगे तो नरेंद्र मोदी की मानेंगे, ऐसा दृश्य बन गया है। अब राजस्थान में अगर हम आ जाएं तो ये जो 13 सीटें, इनको नापने का अपने पास में एक रास्ता तो ये है कि विधानसभा के जो चुनाव हुए और उसमें जिस तरीके से जो स्थान मिले हैं, उनमें 8 विधानसभा क्षेत्र से एक लोकसभा बनती है। उस हिसाब से देखते हैं तो ये पराजय वाली स्थिति बनती है भारतीय जनता पार्टी की। इन वर्तमान 12 स्थानों के अंदर विजय का सिलसिला नहीं बनता। जो कुल मिलाकर के वो जो दृश्य देखते हैं तो 15 ऐसे स्थान बनते हैं जिसपे कांग्रेस स्पष्ट रूप से जीतती हुई नजर आती है और 8 पे कंटेस्ट नजर आता है और 2 पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से निकलती है। ये विधानसभा के चुनावों के परिणामों में जो स्थान विधानसभा में जिस पार्टी ने ज्यादा हासिल किए, उसको अगर आधार मान करके देखा जाए तो ये बनता है। उसके बाद में फिर जो नए जो मुद्दे सामने आए हैं, जो मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए था कि जो कुछ आपने 2014 में कहा था वो कितना बना, क्या महंगाई नियंत्रित हुई, क्या 15 लाख रुपए लोगों को में क्या बेरोजगारी पे नियंत्रण हुआ, ये सारा अगर देखें तो ऐसे में। लेकिन मुझे लगता ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरफा सांस्कृतिक हमले कर रहा है लोगों के ऊपर, जिसमें कि जो निष्पक्ष और तटस्थ किस्म के जो लोग हैं उनके स्वर शायद बहुत कमजोर पड़ गए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई घमासान हो रहा है। मैं लौटूंगा एक बार फिर आपके पास में वापस। एक बात मैं जानना चाहूंगा उमेंद्र जी आपसे कि पूरा इलेक्शन कैंपेन हमने देखा, बीजेपी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी हावी रखा, इश्यूज कांग्रेस ने उठाए, महंगाई की भी बात राहुल गांधी अपनी सभाओं में कर रहे हैं, राफेल की बात भी उन्होंने की पूरे समय तक। हालांकि लास्ट के दौर के अंदर उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, 15 लाख, कुछ ऐसी बातें की, नदियां जोड़ी गई क्या, कई चीजें जो मोदी जी जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में उन्होंने लोगों के सामने बात की। और जैसे अक्सर उनकी सभाओं में चौकीदार को लेकर के एक कमेंट आता है, वो भी उन्होंने परवाह नहीं की और सीधे अपने स्पीच के ऊपर उन्होंने फोकस रखा। यहां क्योंकि देखिए अंतिम दौर में है अभी देश का मतदान, राजस्थान का तो 6 तारीख को समाप्त हो ही जाएगा, उसके बाद में 2 चरण देश के सामने बचेंगे। तो किस तरह से माना जाए कि ये जो मुद्दे थे, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए कहीं प्रॉफिट का सौदा हो सकता है, क्योंकि लोग 15 लाख की भी बात कर रहे हैं, 72,000 न्याय की बात जो कर रहे हैं, उनको भी लगता है ग्रामीण सेक्टर में 72,000 काफी कारगर होता नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए।
तो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत माना जा सकता है कि इसे हावी करने की कोशिश की है। योगेंद्र जी, देश का मतदाता इस बात को जानता है कि राष्ट्रवाद के आगे सब मुद्दे गौण हो गए। ये हमेशा बीजेपी ने इस बात को मान के चला है कि देश के मतदाताओं की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है और नब्ज पकड़ने में सफल हो गए हो। यानी कहा गया है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। इसी बात को ध्यान में रख के इन्होंने चुनाव में ये फोकस बढ़ाया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के आगे बाकी सब मुद्दे गौण हो गए। अब विपक्षी दलों के पास में एक मुद्दा बचा है, चौकीदार चोर या सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न लगाना। जैसे जैसे इन्होंने प्रश्न लगाए वैसे से मानता हूं कि मोदी जी का ग्राफ बढ़ता गया। अब ये वोटों में कितना बदल पाते हैं ये तो समय बताएगा। माननीय ओम प्रकाश जी सैनी साहब बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके अनुभव व्यापक है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देश की जनता राष्ट्रवाद को कभी झुठला नहीं सकती, उसके साथ में डट के खड़ा होती है। कारगिल की लड़ाई आज तक लोग भूले नहीं है। कारगिल की बात जब भी आती है, जब अटल जी का नाम पहले आता है, पोखरण पर ये हमारे पोखरण की बात। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, 99 की जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कारगिल युद्ध की, और कारगिल युद्ध एक निश्चित रूप से जोश और जुनून भरने वाला वक्त रहा, क्योंकि मैं इस वजह से यहाँ कह सकता हूं कि मैं जब सेना की रैली और इनको हम देखा करते थे, जब ये मालूम है कि सेना में ये होता है कि आप वहां वीर चक्र ही नहीं, आपको वीर गति भी मिल सकती है। ये दोनों बातें होती हैं कि आप देश की सेवा के लिए आप शहीद भी हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी, जब कारगिल युद्ध में से यहां बॉडीज आ रही थी, लेकिन उतना ही उस दरमियान जब सेना की भर्तियां चल रही थी तो लोगों को एक अंदाजा नहीं था, सेना के ऑफिसर्स को भी, कि लोगों में इतना जुनून हो सकता है सेना की भर्ती के लिए। कहा जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं। तो ये बात मैं सहमत हूं आपकी से कि राष्ट्रभक्ति एक बड़ी वजह है क्योंकि उस वक्त ऐसी भारी बेरोजगारी भी नहीं कर सकता कि लोगों के सामने केवल एक सेना ही थी कि दूसरे उनके पास में ऑप्शंस नहीं, लेकिन एक राष्ट्रभक्ति थी। लेकिन यहां आपने जो कहा कि राष्ट्रभक्ति जब होती है तो दूसरे मुद्दे गौण हो जाते हैं। और जब 2004 के अंदर चुनाव करवाए गए तो कारगिल युद्ध का भी जिक्र इस तरह से तो नहीं किया गया कि जैसे आज किया जा रहा है कि पुलवामा अटैक और उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। लेकिन अटल जी को बाहर जाना पड़ा सत्ता से, तो ये भुनाने का एक तरीका हो सकता है। या तो अटल जी ने उस वक्त इसको उस रूप में नहीं परोसा जनता के बीच कि बिल्कुल कारगिल का जो युद्ध है, कारगिल के युद्ध को जबरदस्त तरीके से भुनाया जाना चाहिए। उन्होंने छोड़ा कि सेना का ये काम था, सेना ने किया, और ये जनता को तय करना है कि हमारे वक्त में क्या खामियां रही। बहुत ज्यादा मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से सुना नहीं, ना लाल कृष्ण आडवाणी के मुंह से सुना, जितना अब सुना जा रहा है। तो अवसर को बुलाने की एक कह सकते हैं तो कला कहें मोदी जी को, ये इसको मैं प्रबंधन कहूंगा, कला नहीं। चुनावी प्रबंधन का हिस्सा है। हम चुनाव को किस प्रकार से प्रबंधन में बदल सकते हैं, ये हम लोगों की कला होनी चाहिए। चुनाव में कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए आता है, यदि वो अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाया तो उसकी हम कमी मानेंगे। निसंदेह वाजपेयी जी एक बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनका चेहरा पार्टी से बड़ा नहीं हो पाया। पार्टी के लोगों ने उनको मुखोटा कहा और उनको कई लोगों को संगठन से बाहर जाना भी पड़ा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी संगठन में कभी हावी होके नहीं आए कभी। हाँ, ये बात मैं इस बात को मानूंगा कि इस समय प्रत्याशियों से ज्यादा भारी नरेंद्र मोदी जी है। यानी मैं एक बात कह सकता हूं योगेंद्र जी कि प्रत्याशी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं अधिकांश मतदाताओं की मोदी जी से नाराजगी नहीं है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी और जिस दल को उठाना चाहिए। बिल्कुल। धर्मवीर जी के पास में आऊंगा। धर्मवीर जी, पूरा इलेक्शन कैंपेन को हमने देखा है, बहुत बार चर्चा भी की है। मुद्दों की तो बात क्या, मुद्दों को लेकर के तो मैंने लोगों से मॉर्निंग वॉक के वक्त किसी मित्र के यहाँ घर पे टीवी पे देख लो तो एक ही बात कहते हैं कि आपके चैनल वालों को भी कोई दूसरा काम नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह लड़वाते हैं। और मुद्दे तो कुछ नहीं, पहले हुआ करते थे कि जो नारे थे बिल्कुल गाड़ी में से लोग सुनते थे कि अच्छा किस तरह के नारे चल रहे हैं। अब तो नारे नहीं रहे, ना कोई ऐसा कोई मुद्दा रहा, तो नारे नहीं रहे। इसका मतलब एक लोकतंत्र की जो संस्कृति थी, लोग नारे गढ़ते थे और जनता के जेहन में उतरते थे वो नारे, तो वो एक कल्चर था हमारा। और दूसरी बात कि जैसे मैं कह रहा हूं कि लोगों को स्पीच के लिए, मैंने कल भी एक बात कही थी और मैंने आंखों से देखा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब बड़ी चौपड़ पे सभा हो रही थी, कुछ कांग्रेसी लोग भी वहां पे थे, आपस में मूंगफली खाते हुए वो चर्चा भी कर रहे थे। पूछा गया कि भाई क्यों, कि ये
हिंदुस्तान में दो ऐसे वक्ता हैं जिन्हें लोग सुनने के लिए आते हैं, एक इंदिरा गांधी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी लोग सुनते हैं उनको, सुनते भी थे। वो एक दौर था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के लोग सीडी लेकर के भी सुना करते थे। वो दौर खत्म हो गया और यहां सिर्फ एक ही फैक्टर रह गया, वो रह गया विनिंग फैक्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भारतीय राजनीति में जिस उम्मीद से हमने लोकतंत्र की यात्रा शुरू की थी, महज 17 साल में कहीं न कहीं वो कमजोर हुआ है, बेबस व लाचार हुआ है। इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम स्वयं हैं, मतदाता जिम्मेदार है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों का निर्वाचन किया है, कभी जातिवाद के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, क्योंकि हमें ये विकसित ही नहीं होने दिया गया या विकसित नहीं हो पाया कि हमें अच्छे व्यक्ति का निर्वाचन करना है, जबकि तय यह होना चाहिए था कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसका निर्वाचन हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने जो परिधियां बना दी, कोई जाति की परिधि बना दी, कोई धर्म की परिधि बना दी, उस परिधियों के भीतर ही हम अटक कर रह गए। रही बात कि चुनाव घोषणा पत्रों की चर्चा हुई, तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्रों की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1971 का पूरा चुनाव गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा जी ने लड़ा और चुनाव जीती, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हमें गरीबी दिखाई देती है। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीबी में पलते हैं और गरीबी में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना शेष है, बाकी है। फिर बाद में हम 89 का दौर देखते हैं, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कहा करते थे कि राजीव गांधी ने बोफोर्स में दलाली खाई है और जो लोग इनके साथ हैं उनके नाम मेरे इस जेब में लिखे हुए हैं, जो ही रामो वामो की सरकार बनेगी वो सब लोग जेल में होंगे। इसका मेंशन उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में भी किया था। उन्होंने दो बड़े वादे किए थे कि एक तो बोफोर्स के दलाल जेल जाएंगे और दूसरा जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो लागू की, लेकिन जो लोग जेल जाने चाहिए थे, जिसके आधार पर भावनात्मक आधार पर चुनाव लड़ा गया, राजीव गांधी ने जब 84 में चुनाव लड़ा था तो मिस्टर क्लीन की छवि थी उनकी, और पूरी दुनिया ने देखा कि एक 40 साल का नौजवान हिंदुस्तान की कमान संभालने जा रहा है। लेकिन उसी जनता ने फिर देखा 89 में कि कहीं ना कहीं चोर है, और वो आज भी उनका साफ नहीं हो पाया कि किसने दलाली खाई, क्या खाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बीजेपी घोषणा पत्रों में हर बार राम मंदिर भी रहता है, धारा 370 भी रहती है, लेकिन वो भी आज यथावत है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेसी मित्र व अन्य लोग आरोप लगाते हैं भाजपा पे कि 15 लाख रुपए सरकार बनी तो हर व्यक्ति के खाते में होगा, तो मुझे लगता है, मैंने वो मैनिफेस्टो स्पेसिफिक देखा है 2014 का, कि उसमें कहीं मेंशन नहीं है। और मैंने कांग्रेस के बड़े नेता से पूछा कि भाई उसमें तो मेंशन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो 15 लाख रुपए आने चाहिए थे। तो इसका उनके पास तो संतोष पर जवाब नहीं था, क्योंकि फिर मैंने उनको ये भी बताया कि आपने कई ऐसे वादे किए जो आज भी जस के तस है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को तो वही घोषणाएं करनी चाहिए तो यथार्थ के धरातल पर वो उसको अमली जामा पहना सके, और जनता की जो समस्याओं का अंबार है। यह एक छोटा सा सवाल है मेरा, धर्मवीर जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जनता की अपेक्षाएं इस कदर हो गई कि नेताओं को लगता है कि सच बोलेंगे तो जनता भरोसा नहीं करेगी, लेकिन जो पैटर्न चलता आ रहा है कि चलिए जीतने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ता है तो बोलिए, और ये केवल एक एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला है, एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाला नहीं, नीचे से लेकर के ऊपर हालात यही है। जब पूछा भी जाता है कि साहब विनिंग फैक्टर भी एक मायने रखता है, क्योंकि संख्या बल बहुत जरूरी है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो उसके लिए जब जनता ही ये सुनना पसंद करती है कि मेरा जनप्रतिनिधि, अभी कोई कहेगा कि साहब हिमालय का पानी जयपुर आना चाहिए, रामचरण बोहरा या ज्योति खंडेलवाल कह देगी कि संभव नहीं है, तो बोल फिर क्या लेने आए हो, जाओ आप यहां से। और वो कह दे कि क्यों नहीं आएगा पानी, बिल्कुल आएगा, चाहे हम ट्रेन से मंगवा देंगे, तो ये काम कर सकता है, दमदार आदमी है। तो जनता भी तो भरोसा ऐसे लोगों पे करने लग गई। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से होनी चाहिए। कोई स्वतंत्र निकाय इनकी मॉनिटरिंग करे, ताकि ये अनाप शनाप जिस प्रकार के वादे कर देते हैं, जिनको हकीकत का रूप देना बड़ा कठिन होता है, उस भावनात्मक मुद्दों के आधार पर जनता वोट दे देती है, बाद में उनको पछताना पड़ता है जी। और जनता का उन नेताओं से विश्वास उड़ जाता है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिसकी तामीर महात्मा गांधी ने की है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि साधन
वो साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। यदि आपका साधन पवित्र है तो चले उसके साधन धर्मवीर जी, मैं पवित्र रोकना होना चाहिए। चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल मैं ओम जी से करना चाहूंगा। ओम जी, स्थितियां बदल गई, परिदृश्य बदल गए। पतन केवल राजनीति में नहीं हुआ, पतन चौतरफा समाज के हर अंग में होना शुरू हुआ है। लेकिन यह इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं कहना चाहूंगा। यहां मुद्दों के बजाय दूसरी चीजें सब दिखाई दे रही थी। देखिए योगेन जी, एक बात पूरी दुनिया में प्रचारित है और लोग आश्चर्य करते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं और वहाँ पर ऐसे फैसले होते रहे हैं, और जिसे लगता है कि जैसे बहुत लॉजिकल सारे परिणाम, चाहे 52 का परिणाम हो, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने थे तो समझा जा रहा था कि हिंदू राष्ट्र के रूप में अब भारत स्थापित होगा, लेकिन देखा कि जो लोकसभा में लोग गए वो कांग्रेस और वामपंथियों के अलावा ये जो दक्षिणपंथी पार्टियां थी वो बिल्कुल डूब गई। 57 में भी यही हुआ, 62 में भी यही हुआ। उसके बाद में हम बार बार देख रहे हैं 77 में भी यही हुआ। 77 में समझा जा रहा था कि जिस तरह से इमरजेंसी के लाभ मिले उसके हिसाब से तो मिसेस गांधी यूं बम पर जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं। तो ऐसा एक वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ इंटैक्ट है। जैसे लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद जैसे परिभाषित, ऐसे लोग परिभाषा दे रहे हैं राष्ट्रवाद की जिनको राष्ट्रवाद का मतलब समझ में नहीं आता। जो राष्ट्र का मतलब समझते हैं, जो कुछ गोलवलकर साहब ने कह दिया या भगवत साहब ने कह दिया या फिर किसी और ने कह दिया, वो ये नहीं है। राष्ट्रवाद एक डेमोक्रेटिक शब्दावली जिसका बहुत बड़ा अर्थ है और उसको जाने बगैर चीजें निकलती नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो वर्तमान चुनाव हो रहे हैं उनमें हमारे नागरिक की जो क्षमता है उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। चाहे हमारा चुनाव आयोग तो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो फैसला करेगा। उसके पास में अपना वैल्यू सिस्टम है जिससे वो तय कर सकता है कि हमें न्याय की लड़ाई में किसके साथ में जाना है, अन्याय कौन कर रहा है और न्याय कौन कर रहा है। अरे जुमलेबाजी, जिनकी इतनी मजाक, इतने प्रभावशाली लोग जो पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जुमले थे ये, तो यह बड़ा अपने आप में मजाक है भारतीय जनता के साथ में। और ये वक्त है कि वो जवाब दे सके अपने बटन के माध्यम से कि हमें किधर जाना है। तो ये चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं महासमर 2019। देश की सत्ता अगले 5 साल के लिए किन हाथों में होगी, यह देखने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और अक्सर एक बात सामने निकल करके आ रही है कि यह पूरा चुनाव, मुद्दे तो कहीं है ही नहीं, मुद्दे तो रोज गढ़े जा रहे हैं, रोज ध्वस्त हो रहे हैं वो मुद्दे, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यह है, अगर एक संक्षिप्त में समराइज करने की कोशिश की जाए, कोई कहे आपसे कि एक टाइटल में सिलेक्शन को समझाइए, वो एक ही टाइटल है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी इधर या इधर। मोदी अपनी पहल कर रहे हैं कि एक स्थायी सरकार देने के लिए मुझे वापस आप चुनिए। प्रतिपक्ष का कहना है कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को बाहर करिए। ये एक बिंदु है, चाहे वो हटाने की बात हो या वापस लाने की बात हो, बात नरेंद्र मोदी की है। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, पूरा इलेक्शन देखा जाए, मुझे जो लगता है कि एक बिंदु पर आकर के टिक गया है कि मोदी आएंगे या जाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, एक बड़ी विडंबना का विषय है कि सरकार पूरी करती है काम, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर चुनाव आगे जब टिक जाता है तो उसे लगता है कि आने वाला लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि जिस प्रकार की सत्ता आएगी उससे स्पष्ट हो गया कि एक व्यक्ति ने मेहनत की है, उस व्यक्ति का परिणाम नई सत्ता आएगी। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है तो लोकतंत्र में जिस प्रकार की जब सामूहिक निर्णय होते हैं, वो निर्णय होने के बजाय व्यक्तिवाद पर हावी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल में जिस प्रकार की सरकार चली और जिस प्रकार के निर्णय हुए, कैबिनेट का निर्णय नहीं होता था, सीधा निर्णय कुछ हो जाते थे और उसका परिणाम देश को भोगना पड़ा। नोटबंदी का निर्णय जो हुआ, जीएसटी तो चलो पहले से चली आ रही थी, लेकिन जीएसटी को जिस ढंग से लागू किया गया, उससे जिस प्रकार का वातावरण देश में छाया, उसका परिणाम तो हम सब भोग रहे हैं। लेकिन आज फिर वही बात कि हमने की एयर स्ट्राइक या हमने की सर्जिकल स्ट्राइक। यदि पुरानी सरकार का प्रधानमंत्री यदि वो कहता है कि मैंने एयर स्ट्राइक की या हमारे में ये स्ट्राइक हुई, तो आप रिकॉर्ड तो मौजूद है, सेना का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जब आप प्रचारित करने की बात कर रहे हो तो पुराने लोग भी प्रचारित नहीं करेंगे, बताएंगे सही कि एयर स्ट्राइक करने का मतलब ये नहीं कि देश बहुत ज्यादा सुरक्षित है, बहुत ज्यादा हम सुरक्षित है, किसी के यहाँ
क्योंकि सेना इस तरह की कार्रवाई करती आई है और करती रहेगी आगे भी, तो क्योंकि उसमें नहीं है। अब ये कह देना कि हमने जाकर के ठिकानों, अरे हमारे पर भी पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, क्योंकि हमारा अभिनंदन अगर उसको नहीं रोकता तो हमारे यहाँ तो घटना तो होती, वो घटना रुक गई। ये हमारा सौभाग्य कह दीजिएगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो नुकसान करने के लिए तो पाकिस्तान ने तो कोशिश की थी। लेकिन कोशिश करने का मतलब ये नहीं कि, लेकिन फिर भी हम केवल सैनिकों के आधार पर, केवल इस आधार पर ये कहें कि सरकार ही काम कर रही है, सेना कुछ नहीं करेगी। सेना हमारी देश की हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है कि वो हमारे लिए दिन रात जिस प्रकार का परिश्रम करके हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी का परिणाम है कि देश में अमन चैन शांति है। तो अब उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है आप देख लीजिएगा कि एक अगर हाफिज मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अगर कांग्रेस के टाइम में घोषित होता है तो वो कुछ नहीं हुआ, अगर घोषित कराते तो सब कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें जिस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का भाषण का उपयोग कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं कि अब देखिएगा कि राजीव गांधी चले गए इस दुनिया से, बोफोर्स का मामला था, बोफोर्स में घोटाला हुआ था, निश्चित रूप से केवल 64 करोड़ का ही घोटाला था वो। तो आज तो इतना बड़ा कुछ हो गया, राफेल के मामले में कोई क्लीन चिट नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ, सब चीजें अभी अंधेरे में है। अब क्या पता कौन सी सरकार बनेगी और सरकार के बाद खुलेगा क्या मामला, यह बात अलग है। लेकिन ये कह देना कि क्योंकि सुरक्षा सौदे में जिस प्रकार से बदलाव हुआ बाद में, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कुछ न कुछ तो हुआ है। लेकिन हम प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा तरफ से आरोप लगा पा रहे हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से देखिएगा, अभी 2-3 महीने भी इंटरव्यू राहुल गांधी के भी देखे, अब वो जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, प्रहार करने में निश्चित रूप से वो जितने मजबूती से मोदी कर पाते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सही है। पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से, कई तरह के इंटरव्यू दे करके देश को अपनी भावना, अपनी चीजें बताने का प्रयास किया, उसमें राहुल गांधी पिछड़े। अब उन्होंने शुरुआत की तो उनके भी 2-4 इंटरव्यू मैंने भी देखे। लेकिन विडंबना यह है कि आप जिस प्रकार का माहौल देना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अब दोनों ही, एक तो सत्ता में बने रहने के लिए और एक उसको सत्ता से बाहर करने के लिए, जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की छीटेबाजी, जिस प्रकार का लांछन लगा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आने वाली राजनीति अच्छी नहीं होगी, वातावरण ठीक नहीं होगा। और जिस प्रकार का वातावरण, जिससे पहले वाली सरकार ने तो प्रतिपक्ष का दर्जा ही नहीं दिया कांग्रेस को, ये भी तो बड़ी विडंबना थी कि हाँ हो सकता है कि उनके 4 लोग या 5 लोग कम आए जीत करके, तो आपने उसको ये बताने का प्रयास किया कि हमारी स्थिति है कि हम आपको प्रतिपक्ष का दर्जा देंगे तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें जब इस प्रकार का वातावरण हो जाता है और आप किसी की सुनने के बजाय आप अपनी बातें करते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश का लोकतंत्र कहाँ जाके टूटेगा, किस प्रकार का होगा। जिस प्रकार की घोषणाएं सत्ता में आने के लिए और सत्ता बचाए रखने के लिए हो रही है, वो हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार का जवाब देगी, किस प्रकार से उसको अपनाएगी, ये सब जी मूल विषय। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार फिर रुक करूंगा उमेंद्र धादी जी का। उमेंद्र जी, बात राजस्थान के फोकस की करें हम, ये बात सही है कि हाल ही में जब नरेंद्र मोदी आकर के गए तो उन्होंने चर्चा की और कहा भी कि आप पे बटन कमल का दबाइए, वो सीधा मेरे खाते में वोट आएगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जयपुर के जब वीटी रोड पे सभा संबोधित कर रहे थे, उस वक्त 3 कैंडिडेट मौजूद रहे। दौसा से भाजपा की जसकौर मीणा, जयपुर ग्रामीण के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर शहर के रामचरण बोरा। उन्होंने एक बार भी कैंडिडेट्स का जिक्र नहीं किया उसमें। अदरवाइज कई बार मैं देखता हूं मोदी जी कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, उनको हाथ में हाथ लेकर के कहते हैं कि जिता के भेजोगे, भरोसा कर लूं, इस टाइप से वो बिल्कुल बैठे हुए थे। लेकिन वो जिक्र नहीं किया उन्होंने, या कि पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है या तो बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है, सबको लगने लगा है कि कैंडिडेट्स पे फोकस करने के बजाय अभी मोदी के नाम पे लोग अगर ज्यादा लाइक कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो मोदी को ही आगे रखिए, ये वजह हो सकती है। लेकिन कैंडिडेट्स को नेग्लेक्ट किया उन्होंने। योगेंद्र जी, इस समय मैं जैसा मानता हूं, भाजपा का कैंडिडेट केवल कमल का फूल है, व्यक्ति नहीं। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कमल का फूल का भी जिक्र नहीं करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि मोदी। मैं अपनी बात करूं, कहीं कहीं भी देखिए स्थितियां होती है जहां अनेक प्रत्याशी होते हैं,
प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन देश के पीएम के प्रति आम व्यक्ति की या कार्यकर्ता की नाराजगी नहीं हो सकती। इसलिए मोदी जी ने सीधा सीधा कह दिया कि आपका वोट मुझे मिलेगा, आप इन्हें वोट मत दीजिए। ये एक संकेत है, आपका प्रत्याशी मैं हूं, 548 सीटों पे कैंडिडेट मैं हूं, यानी आपका दिया वोट सीधा सीधा पीएम की झोली में जाएगा। आपके प्रति जवाबदेही पीएम की होगी। प्रत्याशी एक चेन है, यहाँ बोरा जी भी एक चेन की कड़ी है, या जो भी राज्यवर्धन जी कड़ी है, जसकौर जी भी कड़ी है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आपका सीधा सीधा वोट मैं मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे वोट दीजिए। हमने बता दिया कि जैसे ये स्थितियां हैं। आप देखिए राजस्थान में अकेले नरेंद्र मोदी जी ने 8 सभाएं की है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, अमित शाह जी ने 4 सभाएं की है, राजनाथ सिंह जी ने भी 4 सभाएं की है, और योगी जी ने भी 4 सभाएं की है, वसुंधरा जी ने 38 सभाएं की है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है हम जॉइंट मैनेजमेंट के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश है। इसके अलावा छोटे नेताओं की बात करें, वी सतीश की बात की जाए, ओम जी माथुर की बात की जाए, या अपने बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी बात, मुख्तार अब्बास नकवी की बात की जाए, सब नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से वोटों को बनाने की कोशिश की है, रोड शो के माध्यम से मतदाताओं का मन भापने की कोशिश की है। ये अच्छी इन्होंने एक प्रक्रिया की है। मैं मानता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एक व्यवस्थित चुनाव के रूप में नजर आया, वहीं कांग्रेस का चुनाव एक बिखरा हुआ चुनाव था। केवल 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हो गया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का संघर्ष का चुनाव मुझे इसमें नजर आया। माननीय श्याम जी मेरे नहीं, लेकिन वो लगातार साथ है, हर सभा में साथ गए और पूरे साथ होना एक अलग चीज है, साथ हो, लेकिन मन से साथ होना एक अलग बात है। साथ हम कहेंगे, कई तो मजबूरी में भी साथ बैठाया जाता है। जसकौर जी के साथ में किरोड़ीलाल जी को भी साथ में बैठाया गया, लेकिन मन कितने मिलते हैं ये देखने वाली बात है। मन मिलाने का काम हाईकमान का होता है, हाईकमान कितना मन मिला पाती है वो वोटों में बदलेगा। अब बात यह है कि ओम जी माथुर को भी उन्होंने अलग अलग संभाग में भेजा गया, जबकि मानता हूं कि माथुर समाज के कायस्थों की कोई वोट इतने प्रभावित करने वाले राजस्थान में नहीं है। लेकिन ओम माथुर तो प्रभावी हो सकते हैं। ओम माथुर का प्रभाव है, संगठन की व्यक्ति है, और इसलिए पार्टी ने उनको संगठनात्मक लोगों को बीच में उनके वोटों को लेने के लिए उनको भेजा। ओम जी ने गंगानगर में सभाएं की, उनको प्लेन की व्यवस्था की, वो हेलीकॉप्टर से भी गए, यानी उनका कद तो बड़ा ही है। ओम जी का पार्टी लाउड है, क्योंकि वो संगठन के एक सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति को जानने वाले व्यक्ति है। यानी पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। राजस्थान में साथ में ये कहा कि सक्रिय ये कहो जो भी है, देखिए प्रियंका जी की यहाँ एक भी सभा नहीं हुई। क्या प्रियंका जी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है? प्रियंका जी राष्ट्रीय महामंत्री है, उनको भी बुलाना चाहिए थे। वहां वैभव जी के यहाँ भी बुलाना चाहिए था, उनको क्यों नेग्लेक्ट किया गया? ये देखिए, हम ये बात करें, व्यवस्थाओं का चुनाव है, आप जिसको जितना बढ़िया ढंग से कंट्रोल कर लेंगे बढ़िया है। उसमें आप एक गोविंदा जी का आपने रोड शो किया, बहुत अच्छा किया। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, लेकिन 2.5 किलो का हाथ भी तो बीजेपी ने रखा जनता के बीच में। सनी देओल को भी लेके आ गया, वो आ गए, यहाँ भी आ गए, नितिन गडकरी भी आए। नितिन गडकरी भी आए। भारतीय जनता पार्टी ने हर नेता को यहाँ शामिल करके बताने की कोशिश की है हम चेन से चेन मिला के एक माला बने हैं। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई विचारक या मैं कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन बात जब श्याम जी ने कही है तो उसका बात उनका जवाब मुझे देना एक आवश्यक हो गया था। श्याम जी ने कहा कि इस समय एक ही फेस है। अरे फेस तो क्या, घर का जो मुखिया होता है वही फेस होता है। आज मैं पहचाना जाऊंगा, मेरे बाप दादाओं के नाम से पहचाना जाऊंगा। उमेन दादिश की कोई वक्त नहीं है, उमेन दादिश की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे बाप दादाओं से मेरी वैल्यू है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो मोदी जी हैं, तो उनकी पहचान है। चलिए धर्मवीर जी, आपके पास में एक बार जाना चाहूंगा। बात राजस्थान की कर ली जाए। राजस्थान की 12 सीट पर 134 प्रत्याशी मैदान में है और चुनाव काफी रोचक है। कई दिग्गज जिनकी साख दांव पे भी कही जा सकती है। 4 सीट जो सीधी सीधी दिखाई देते हैं, जिसमें केंद्र के 2 राज्य मंत्री, एक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी के किसी कैबिनेट के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा के सामने। ज्योति मिर्धा का यूं देखें तो एक बड़े औद्योगिक घराने की बहू हैं और डायरेक्टर्स जो इंडिया बुल्स के हैं उनमें से एक हैं। तो ये भी एक रोचक सीट है। रोचक सीट हनुमान बेनीवाल एनडीए में शामिल होने की वजह से बिल्कुल हुई है। 12 सीट पे कांग्रेस, 11 पे भाजपा, 10 पे बीएसपी, 10 पे कम्युनिस्ट पार्टी अपना ताल ठोक रही है। किस तरह से देखा जाए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, दिग्गजों की भी अगर बात की जाए तो? मुझे लगता है कि यहाँ राजस्थान में मुख्य रूप से जो चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और 3 सीटों पर माकपा का जरूर दखल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अच्छी प्रकार से त्रिकोण बना पाएंगे। वो सीकर में अमराराम फाइट कर रहे हैं, अब कितना फाइट हो पाता है ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। जी। हनुमान बेनीवाल
नागौर से लड़ रहे हैं, नागौर सीट बड़ी चर्चित सीट रही है, चाहे 1977 का चुनाव हो या 1989 का चुनाव हो। नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा कांग्रेस की टिकट पर वहां भाग्य आजमा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं चुनाव नहीं लड़कर कभी बीजेपी के साथ रहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी से बातचीत करके तालमेल के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान तीसरे मोर्चे के दलों के लिए यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ परंपरागत रूप से दो दल सक्रिय हैं और दोनों में ही मुझे सीधी फाइट नजर आती है। मैं एक दो बात और कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में पहला मौका नहीं है जब विपक्ष के पास या लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि विपक्ष का नेता वो बनेगा जिसके पास 10% सीटें होंगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास 10% सीटें नहीं थी तो उनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 84 में जब इंदिरा की हत्या हुई तो हत्या के बाद सहानुभूति पूर्वक जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो उस समय भी विपक्ष का नेता नहीं था। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी उस दौर में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी तो उसको विपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस यदि उस समय अपनी सहानुभूति तेलुगु देशम पार्टी के साथ रखती और तेलुगु देशम पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता बनाया जाया होता तो एक परंपरा बन जाती भारतीय राजनीति में कि भाई सिद्धांतता नहीं है लेकिन व्यवहार में अपन ऐसा अपना सकते हैं। तो आज कांग्रेस को यह मुंह की नहीं खानी पड़ती कि हमें विपक्ष का दर्जा का नॉमिनेट नहीं किया गया है। एक दूसरी बात और कहूंगा कि ये पहला मौका नहीं है जब पूरा चुनाव ही किसी व्यक्ति के नाम पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि हम 1952 देखें, 57 देखें, 62 देखें, 67 देखें, क्योंकि हर चुनाव कभी नेहरू के नाम पर लड़ा गया, कभी इंदिरा जी के नाम पर लड़ा गया, कभी जेपी के नाम पर लड़ा गया, कभी वीपी के नाम पर लड़ा गया, कभी अटल जी के नाम पर लड़ा गया और कभी मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, क्योंकि यह माना जाता है कि किसी भी सेना की सेना हो या परिवार हो, यदि उसका कप्तान कमजोर है तो सेना नहीं जीत पाती है। एक ऐसी परंपरा बनी हुई है, चाहे पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें या इंटरनेशनल के हालात पर बात करें, तो कहीं ना कहीं कप्तान होता है। तो ये कप्तान बने रहना, मुझे इसमें कोई कहीं कमी नजर नहीं आती। एक बात और कहूंगा कि जिस प्रकार हिंदुस्तान में जो संविधान का सिस्टम है, हमने संसदात्मक प्रणाली अपनाई है। हम अध्यक्षात्मक प्रणाली के आधार पर हमारे चुनाव नहीं होते हैं। संसदात्मक प्रणाली का यह फेनोमिना है कि सांसद चुने जाते हैं, सांसद फिर एक व्यक्ति का निर्वाचन प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। लेकिन हमारे ये सिस्टम हिंदुस्तान में है। अमेरिका में सिस्टम है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है, लेकिन हिंदुस्तान में संसदात्मक प्रणाली हम अपनाते हैं, उसको पैटर्न कुछ अध्यक्षात्मक का चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं संविधान में वो कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति अध्यक्षात्मक पद्धति के आधार पर चुनाव जीतकर कहीं संविधान को कोलैप्स कर दे, ऐसा कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी काफी लिमिटेशंस हैं। कोई व्यक्ति यदि चुनाव जीतकर आते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट से बात करनी पड़ेगी। और हम एक बात और आपको ध्यान दिलाऊंगा कि जब देश पर आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 को, तो आपातकाल की घोषणा पहले हो गई, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई। हालांकि ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं जिससे सियासत के अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को हम समझ सकते हैं। तो यदि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि चुनाव अध्यक्षात्मक पद्धति के आधार पर लड़ा जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं संविधान कोलैप्स होगा, तो मुझे लगता है कि ये अज्ञानतावश लोग कह रहे हैं। हमें कहीं जो राजनीति विशेषज्ञ है, राजनीतिक जानकार है या जो कानूनविद है, यदि उनसे हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से बात उभर कर आती है कि अब चुनाव ही अध्यक्षात्मक पद्धति के आधार पर हो गया है तो उसमें संविधान कोलैप्स नहीं होगा, ये मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, भारत का संविधान लचीला जरूर है लेकिन मजबूत भी बहुत है। ये राजनीतिक दल, ये बात सही है कि लोकतंत्र में सत्ता की कुर्सी जो चुनाव लड़ता है, राजनीतिक दलों के माध्यम से जो पार्टियां बनी हुई हैं, पार्टियां भी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये बात सही है कि संविधान के अनुसार राजनीतिक दलों को जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो एक हमारे यहाँ एक सिस्टम जो बना हुआ है गवर्नमेंट का या कहें कि कानून का, उसको जरूर आपको फॉलो करना है। लेकिन कोई बाध्यता, जो कुछ आप चीजें देख रहे हैं कि आपको रैली निकालनी है, कोई बाध्यता नहीं है। आपको मैनिफेस्टो जारी करना है, कोई बाध्यता नहीं है। कि धूम धड़ाका करना है, कोई बाध्यता नहीं है। आप अपनी लोकप्रियता के लिए, आप अपने चुनाव को उठाने के लिए ये सब चीजें करते हैं।
श्याम जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। श्याम जी, हम राजस्थान को थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। मैंने 4 लोगों के नाम गिनाए जिसमें काफी दिग्गज कहे जा सकते हैं। इन स्थितियों को लेकर के अगर बात की जाए तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये कई वो चेहरे हैं इनके जीत का अंतर लाखों में था। तो नरेंद्र मोदी की उस वक्त वेव थी जो सब जानते भी थे। बीजेपी का दावा है कि अब की बार लहर नहीं है, सुनामी है, लेकिन कांग्रेस इसे खारिज भी करती है कि राजस्थान में लहर जैसी कोई चीज नहीं दिखती। देखिए योगेंद्र जी, जो घटना घटी है देश में, उससे निश्चित रूप से मोदी का प्रभाव पहले से अधिक देखने को मिल रहा है। इसमें दो राय नहीं है, कोई कहे कि है नहीं है, लेकिन सामने दिखता है। और वो जिस प्रकार से अपने आप को प्रचारित करने का साधन अपने प्रचारित करते हैं, उनका तरीका है, वो तथ्यों के आधार पर कुछ चीजें, क्योंकि भाग्य भी उनको साथ दे रहा है कि इस चुनाव के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आतंकवादी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था, हमारे लिए दुखदायी था, अब उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि अब तो हमारे चुनाव भी कम रह गया है, करीब 126-27 सीटें बाकी रह गई है, लेकिन ये बीच में और हो गया होता तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिल सकता था बीजेपी को, उसमें कहने वाली बात दो भी नहीं है। राजस्थान के सिनेरियो में आप दिखेगा कि राजस्थान में बीकानेर में केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनको मौसेरे भाई सीधे तौर पर वो दे रहे हैं चुनौती देने के साथ साथ वहां उनके खुद के विद्रोही जो खड़े हो गए हैं। अब देखिएगा कि 2 अप्रैल की घटना को अगर देखें, उस घटना को लेकर भी उनसे नाराजगी है, सामान्य वर्ग में भी है, उनके वर्ग विशेष में भी नाराजगी है। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा था कि वो सक्रियता जिस तरह से आनी चाहिए नहीं आ पाई। वो खुद भी कहते हैं, खुद भी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि मैंने तो ये 3 चीजें कर दी है, बाकी जनता फैसला करेगी। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार का वातावरण वहां पे देखने को मिल रहा है, तो चुनौती हो भी सकता है कि वो अगर अपनी लाज बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, कुछ भी संभव हो सकता है वहां पर। आप देखिए कि भंवर जितेंद्र अलवर वाली सीट ले लीजिएगा, अलवर में भी पहले तक ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस बड़ी कमजोर स्थिति में आ गई थी और बीजेपी का उठाव ले रही थी, क्योंकि वहां पर बालकनाथ जो कि है तो बाहरी, लेकिन उसमें उनमें जो पैसा और जिस नाथ संप्रदाय और योगी का आना और फिर बाकी चीजों के वहां पर अमित शाह का जाना और जिस प्रकार का हो रहा है, लेकिन वहां बीएसपी वाले ने जिस प्रकार से मेव जाति को कुछ पक्ष में करने की कोशिश की, अब वो कितना प्रभावी हो पाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा नारा चल गया कि दिल्ली तो भेजो, मोदी को दिल्ली में तो बनाओ, लेकिन अपने राजा को भी बचा लो। ये जिस प्रकार का भावनात्मक लोगों के बीच में कहने की बात आ रही है कि अपनी पुरानी विरासत को संभाले रखने के लिए, क्योंकि फिर तो ये चला जाएगा, आएगा नहीं वापस, इसलिए इसको पहले एक बार हार गया, उसको फिर उपचुनाव लड़ा नहीं। अगर उपचुनाव लड़के जीत गए होते तो फिर चुनाव जीत नहीं सकते थे। तो वो इमोशनली तरीके से अपने पुराने रिश्तों को जोड़ करके अपने चुनाव को बचाना चाहते हैं। अब कितना बचा पाएंगे वो तो वहां की आम जनता ही फैसला करेगी। 23 तारीख को परिणाम आएगा। आप देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल, अब देखिए कि भाजपा की विडंबना देखिए, विडंबना के साथ साथ उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बहुत तरीके से जाटों को का युवा मतों का किस प्रकार से समर्थन मिल जाए और बिखराव स्थिति नहीं है, उनके वोट कटे नहीं, क्योंकि आप देखिएगा ये आरएलडी के 5 जगह खड़े हो जाते तो निश्चित रूप से सीधे तौर पर नुकसान होता बीजेपी को। बीजेपी ने समझदारी की क्योंकि कांग्रेस समय पर कर नहीं पाई और उसको उनको तरीके से मना नहीं पाई, तो अब बीजेपी ने पहली बार चॉइस, आप देखिएगा चॉइस ही कैंडिडेट खड़ी कर पाए, एक कैंडिडेट एनडीए का कैंडिडेट शामिल हो पाया। और वो अब कितनी चुनौती ज्योति मिर्धा को दे पा रहा है वो तो अलग बात है। ज्योति मिर्धा जिस प्रकार से अग्रेसिव होकर के दोबारा से एक बार अपने पोती होने के नाते जीत चुकी चुनाव, फिर दूसरी बार हार चुकी, फिर दोबारा से आ गई हो, तो अब वो वापस से, क्योंकि उनके चाचा भी बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं, तो उस परिवार में भी जिस प्रकार का वातावरण जो कुछ हो चुका है, तो उसमें अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो फिर से चुनाव जीतेंगी नहीं जीतेंगी। बड़ी चुनौती मिली हुई है। अगर भाजपा और आरएसएस ईमानदारी के साथ हनुमान बेनीवाल को साथ देंगे तो हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में हो सकता है कि जीत करके केंद्र में अपनी राजनीति को चमका सकते हैं, नहीं तो फिर वो एमएलए रहेंगे। चलिए, समय का अभाव है तो मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है, हर सीट पर कड़ा मुकाबला है। ये 5वां चरण है देश का, 7 राज्यों में
मतदान 51 सीट के लिए होना है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जिसकी 12 सीटें हैं। लेकिन अगर सबकी निगाहों की बात करें तो 3 बड़ी ऐसी सीटें हैं जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यूं तो जयंत सिन्हा भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के 5 बड़े जो मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, अर्जुन मेघवाल है, राज्यवर्धन राठौड़ है, जयंत सिन्हा है और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी बिहार के सारण से इसी चरण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो पहले सांसद रहे हैं, बिहार में कोई किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक कद्दावर वहां के नेता कहे जा सकते हैं। लेकिन स्किल इंडिया जो नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट रहा, उसको लेकर के उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। कहीं ना कहीं कोई इस तरह की एक कुछ स्थिति बनी कि क्या रहा, लेकिन राजीव प्रताप रूडी एक लोकप्रिय नेता के रूप में कहे जा सकते हैं। राजनाथ सिंह की कितनी मुश्किल पैदा कर पाएंगी पूनम सिन्हा, ये देखने वाली बात होगी। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच कड़ा मुकाबला है। यूं देश की अगर इस चरण की सबसे हॉट सीट कहें तो वो होगी अमेठी की, और फिर आती है लखनऊ और रायबरेली। और लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जैसे हमने आपको जिक्र किया कि ये हॉट सीटें, हालांकि हर प्रत्याशी हॉट है अपने आप में, लेकिन हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि आपका मत उसे और हॉट बनाता है। आप लोगों से गुजारिश है कि 6 तारीख को मतदान जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।